हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नर्सरी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नर्सरी क्या होता है, कैसे नर्सरी के बेड तैयार करते हैं, नर्सरी बेड के टाइप क्या होते हैं, सारा हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ नर्सरी, कितने टाइप से नर्सरी होती है। क्लियर है? तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे, टाइप ऑफ नर्सरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो टोटल 4 प्रकार की नर्सरी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है ना। अक्सर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको फ्रूट क्रॉप मैंगो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। नर्सरी के बारे में बहुत कम कंटेंट या बहुत कम मैटर यूट्यूब पर देखने को मिलता है। तो टाइप ऑफ नर्सरी के बारे में सबसे पहले हम नर्सरी डिस्कस करेंगे, कौन सी? फ्रूट नर्सरी। कौन सी नर्सरी? फ्रूट नर्सरी। फ्रूट नर्सरी मतलब हम बोल सकते क्या, फल नर्सरी। ठीक है, फ्रूट नर्सरी या फल नर्सरी हम देखेंगे सबसे पहले। क्लियर? सेकेंड होती है फूल नर्सरी। फ्रूट नर्सरी की बात वेजिटेबल, वेजिटेबल नर्सरी। ठीक है, हम बोल सकते हैं सब्जी नर्सरी। तीसरी हम बात करेंगे फूलों की नर्सरी, फ्लावर नर्सरी। फ्लावर नर्सरी मीन्स फूलों की नर्सरी। और लास्ट में हम देखेंगे हाईटेक नर्सरी। ठीक है, हाईटेक नर्सरी के बारे में। तो 4 प्रकार की नर्सरी हमको पढ़ना है यहाँ पर, फ्रूट नर्सरी, वेजिटेबल नर्सरी, फ्लावर या ऑर्नामेंटल नर्सरी और हाईटेक नर्सरी। ठीक है, इन 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4 को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ बातें हम समझ लेते हैं कि हमारे जो फ्रूट, वेजिटेबल और जो फ्लावर ये प्लांट होते हैं किस टाइप के प्लांट होते हैं। जनरली हम लाइफ साइकिल के बेसिस पे 3 चीज़ें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक हम पढ़ते हैं कि एक होता है एनुअल प्लांट। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं क्या, बाइनियल प्लांट। एक पढ़ते हैं बाइनियल प्लांट और एक पढ़ते हैं पेरिनियल प्लांट। 3 तरह के प्लांट हम देखते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है किस बेसिस पे होता है, ये लाइफ साइकिल के बेसिस पे। समझना, बात को समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक है पर समझना, ये चीज़ें समझ में आ गई ना तो काम बन जाएगा। एनुअल होता है, बाइनियल होता है और पेरिनियल। 3 प्रकार के प्लांट आप देखोगे। एनुअल प्लांट होते हैं, बाइनियल होते हैं, पेरिनियल होते हैं। तो देखो लाइफ साइकिल के बेसिस का मतलब सीड टू सीड, सीड बोने से लेके वापस सीड बनने तक का जो समय होता है उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। आपने सीड लगाया और वापस जब आप सीड लोगे हार्वेस्टिंग के बाद, वो उतना पूरा समय जो होता है वो उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं, सीड टू सीड की प्रोसेस। तो एनुअल प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो अपनी जीवन अवधि या अपनी जो लाइफ साइकिल है एक सीजन या 1 साल के अंदर पूरी कर लेते हैं। ठीक है, एनुअल कौन से प्लांट आते हैं जो लेस देन 1 ईयर में अपनी जो है लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं। लाइफ साइकिल का मतलब जैसे आपने गेहूं में सीड लगाते हो, ठीक है, वीट में सीड लगाते हैं अपन गेहूं में। सीड आपने आज बोया, कब बोया? अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में बो देते हैं और हम क्या करते हैं यहाँ पे फरवरी मार्च में हार्वेस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे सीड बोया और यहाँ पे वापस हमें क्या मिलता है? सीड मिलता है। तो ये जो साइकिल है इसकी यह क्या कहलाती है? लाइफ साइकिल कहलाती है। और ये 4 महीने की होती है, 1 साल से कम की होती है। तो वीट किस में आता है? एनुअल में। वैसे ही हमारे फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर और हाईटेक जो है हमारा, ये एनुअल, बाइनियल और जो पेरिनियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन इसका है। तो एनुअल की बात करें तो एनुअल में कौन आएगा? फ्रूट आएंगे क्या? क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 साल से 4 साल, 8 साल, 10 साल की होती है। आपने आज मैंगो का सीड आपने क्या लगाया, आपके बगीचे में आज मैंगो का सीड लगाया, तो क्या वो 1 साल के अंदर ही वापस सीड दे देगा? नहीं। 2 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की उसकी लाइफ रहती है। तो वो कहाँ आता है? पेरिनियल में आता है। तो फ्रूट मतलब यहाँ एनुअल में कौन आएंगे? वेजिटेबल। बाइनियल की बात करें तो 1 से 2 साल मतलब मोर देन 1 ईयर। ठीक है, 1 से 2 साल जिसका समय लगता है, 1 साल से ज्यादा और 2 ईयर। बाइनियल मतलब जिसकी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट हो। ठीक है, मोर देन 1 ईयर या 2 साल में जिसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो, 2 सीजन या 2 साल में जिसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो, सीड टू सीड। अब जैसे हम ऑनियन को जनरली किस में पढ़ते हैं, अगर ग्रीन ऑनियन की बात करें तो बाइनियल में पढ़ लेते हैं। लेकिन ऑनियन का आपने सीड लगाया और वापस आप सीड का प्रोडक्शन लोगे ऑनियन का, तो बाइनियल में चले जाता है। तो एनुअल, बाइनल दोनों किससे रिलेटेड है? वेजिटेबल से। याद रखना ये दोनों किससे रिलेटेड है? वेजिटेबल है। तो इसमें एनुअल और बाइनियल में क्या आती है? वेजिटेबल्स आती हैं सारी। पेरिनियल मतलब मोर देन 2 ईयर्स,
मोर देन 2 ईयर्स, ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 2 साल से ज़्यादा में कंप्लीट करते हैं। अब समझना यहाँ पे एनुअल मतलब, यहाँ एनुअल का मतलब हो गया 1 साल में सारे काम हो जाएगा। बाइनियल मतलब कि ये जो है पहले साल क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। पहले साल क्या होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और दूसरे साल फ्लावरिंग या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। और यहाँ पे क्या होता है, पहले साल दूसरे साल तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है, तीसरे साल फ्लावरिंग और वेजिटेटिव शुरू होता है। क्लियर है, तो समझ में आई बात को। तो वेजिटेबल जो होती है वो एनुअल और बाइनियल होती है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेरिनियल होते हैं। क्या होते हैं, पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल प्लांट होते हैं फ्रूट्स। वेजिटेबल होती है जो एनुअल एंड बाइनियल होती है, ठीक। फ्लावर जो होते हैं ये एनुअल भी होते हैं, बाइनियल भी होते हैं और पेरिनियल भी होते हैं, तीनों ध्यान रखना। क्लियर है, इतना समझना जरूरी है हमको, है ना। तो अब देखो, फ्रूट जो होते हैं पेरिनियल होते हैं, मतलब ये इनकी लाइफ साइकिल 2 साल से 4 साल, 8 साल, 10 साल होती है, 100 साल भी होती है ना। तो इसकी नर्सरी बनाने में हमें, मतलब इसका प्लांट तैयार करने में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब कि इसकी प्लांट, अगर इसका पौध तैयार करने में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब ज़्यादा समय तक ये नर्सरी में रहेगा, मतलब ट्रांसप्लांटिंग का समय इसका ज़्यादा रहेगा। 1 से 2 साल में हम ट्रांसप्लांट करेंगे मेन फील्ड में। इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, 1 सीजन में या 1 साल के अंदर ही या क्या हो जाता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसकी नर्सरी कम समय की रहेगी, मतलब इसकी जो पौध है वो 2 से 3 सप्ताह या 4 सप्ताह 5 सप्ताह में तैयार हो जाएगी, 1 महीने में तैयार हो जाएगी। फ्लावरिंग का अलग अलग है। एनुअल की बात करोगे तो वेजिटेबल जैसा ही रहेगा, सेम, है ना। पेरिनियल की बात करोगे तो फ्रूट के जैसा रहेगा, सेम। तो इसको हम थोड़ा सा अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे फ्रूट नर्सरी की। किसकी बात करते हैं, फ्रूट नर्सरी की बात करते हैं, ठीक है। फ्रूट नर्सरी को डिस्कस करते हैं पूरा। अब देखो, फ्रूट का हमने क्या बोला कि इसमें जो भी प्लांट आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पेरिनियल होते हैं, ठीक है। सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं, पेरिनियल नेचर के होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, ठीक। अब बहुवर्षीय होते हैं, वो इसमें जो प्लांट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फ्रूट प्लांट आपने देखे 2 तरीके होते हैं। एक होता है एवरग्रीन, जिसको हम सदाबहार कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट होते हैं। और दूसरा क्या होता है, डेसिडुअस। कैसा होता है, डेसिडुअस नेचर का होता है, मतलब पर्णपाती। पर्णपाती मतलब जिनकी पत्तियां झड़ती है ना। आपने देखा होगा कई सारे प्लांट, जब आप बाहर निकलते हो तो कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी पत्तियां पूरी तरीके से झड़ जाती है, पूरा कुछ नहीं बचता, सिर्फ डालियां ही डालियां बचती है, उसको हम पर्णपाती बोलते हैं। तो ये पूरे साल नहीं होता, एक सीजन आता है ऐसा जिसके अंदर वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है पहले, इसी से हमारा नर्सरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो एवरग्रीन प्लांट होते हैं, एवरग्रीन प्लांट का मतलब जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये उसकी रूट्स हैं, तो और ये इसकी क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है, ये लीव्स हैं। तो इसमें एवरग्रीन का मतलब है कि पूरे साल भर तक ये पौधा हरा ही रहता है, इसमें पत्तियां बनी रहती है। और क्यों बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके रूट्स नोम होते हैं ना, रूट्स फाइबर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये रूट फाइबर होते हैं। रूट फाइबर डेवलप रहते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ से नीचे से पानी को, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और ऊपर भेजते हैं। तो ये पूरे साल क्या रहती है, पत्तियां हरी रहती है एवरग्रीन प्लांट के अंदर, ठीक है, इतना समझ लो। और डेसिडुअस में क्या होता है, डेसिडुअस के अंदर क्या होता है, डेसिडुअस के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रूट्स है एक टाइम पे ऐसा आता है जब इसकी जो ये रूट फाइबर है ना, ये रूट फाइबर बनना बंद हो जाते हैं और ये पत्तियां जो है वो झड़ जाती है। तो प्लांट इस तरीके का हो जाता है, इसमें ना तो रूट फाइबर भी नहीं बनते हैं, याद रखना, ठीक है, रूट फाइबर भी नहीं बनते। वो सीजन बताऊंगा कब आता है ऐसा। पहले हम समझ लेते हैं कि एवरग्रीन प्लांट फ्रूट कौन कौन से हैं। तो एवरग्रीन फ्रूट कौन कौन से हैं, जितने भी ट्रॉपिकल हैं, जितने भी ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, एवरग्रीन है, जितने भी ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। अब क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे हम कि ट्रॉपिकल्स के अंदर कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, हमें रटना नहीं पड़ेगा कौन कौन से हैं। देखो, ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं और साथ में क्या होते हैं, चीफ होते हैं। चीफ का मतलब क्या होता है, सस्ता होते हैं, ठीक है, याद रखना, मीठे होते हैं और साथ में सस्ते होते हैं। जनरली आप मार्केट में निकलोगे ना बाहर तो आपको ये फ्रूट दिखाई देंगे, जैसे मैंगो हो गया, है ना, मीठा होता है, तो मैंगो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एवरग्रीन ट्रॉपिकल के अंदर। आपको पपाया मिल जाएगा, पपाया मीठा होता है। आपको बनाना मिल जाएगा, मार्केट में मीठा होता है और सस्ता भी होता है, 20 रुपये 30 रुपये किलो। तो ये जो प्लांट है ना, ये ट्रॉपिकल के अंदर आते हैं, जो मीठे होते हैं और बिल्कुल सस्ते होते हैं। आपको मार्केट में जाओगे तो संतरा भी दिख जाएगा, लेकिन संतरा मीठा नहीं होता है। एक्सेप्शन भी है, आपको सपोटा मिल जाएगा, चीकू,
ये एवरग्रीन। तो ये ट्रॉपिकल प्लांट है, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ट्रॉपिकल प्लांट कौन से हैं, ये ट्रॉपिकल प्लांट है। अगर ट्रॉपिकल प्लांट आपको याद है तो ट्रॉपिकल प्लांट सारे के सारे क्या है, एवरग्रीन होते हैं। सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। समझ गए बात को कि एवरग्रीन प्लांट में कौन कौन से आते हैं, ट्रॉपिकल वाले सारे के सारे एवरग्रीन के अंदर आते हैं। ठीक है, डेसिडियस में कौन आते हैं, तो डेसिडियस में याद रखना टेम्परेट फ्रूट आते हैं। कौन से फ्रूट आते हैं, टेम्परेट फ्रूट। टेम्परेट जो फ्रूट है वो किस में आते हैं, डेसिडियस नेचर के होते हैं। टेम्परेट फ्रूट जो होते हैं वो डेसिडियस नेचर के होते हैं, याद रखना। टेम्परेट फ्रूट जो है डेसिडियस नेचर के होते हैं, मतलब वो अपनी पत्तियां गिराते हैं। अब टेम्परेट फ्रूट कौन से, कोल्ड रीजन वाले, कोल्ड रीजन वाले फ्रूट। कोल्ड रीजन कहाँ होता है इंडिया के अंदर, देखो तो हमारा उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये ठंडे प्रदेश है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेट फूड कौन कौन से, ये भी फूड कौन से होते हैं, स्वीट होते हैं। स्वीट तो होते हैं महंगे पर कॉस्टली होते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका, वो भी स्वीट होते हैं लेकिन सस्ते होते हैं। ये भी स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं लेकिन महंगे होते हैं। कौन कौन से, अब आप देखो मैंगो फ्रूट जो आप सिर्फ देखने को मिलते हैं आपको, जैसे एप्पल महंगा होता है, 150-200 रुपये किलो मिलता है। पियर हो गया, प्लूम हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो ये सारे क्या है, टेम्परेट रीजन के, ठंडे प्रदेशों के। ये अपनी क्या करते हैं, पत्तियां गिराते हैं। अब देखो ये पत्तियां क्यों गिराते हैं, ये रीजन हमें पता होना चाहिए कि ये पत्तियां क्यों गिराते हैं, ये पत्तियां क्यों नहीं गिरा रहे। क्यों नहीं गिरा रहे, क्यों नहीं गिरा है, पूरे समय हरा रहता है क्योंकि इसमें जो रूट फाइबर होते हैं ना, ये पूरे साल बने रहते हैं। और ये जब रूट फाइबर रहेंगे, अंदर से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होता रहेगा, पत्तियां बनी रहेगी। नीचे से उसको अगर पानी मिल रहा है तो ऊपर से ट्रांसपिरेशन होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पत्तियां बनी रहेगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें टेम्परेचर 0 से कम हो जाता है। कोल्ड रीजन में टेम्परेचर 0 से कम हो जाता है तो होता क्या है कि कोल्ड वेव चलती है ना, कोल्ड हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं से चलती है, बर्फ जम जाती है, आइस जम जाती है, वहां पर मिलती है ना, आइस जम जाती है, जिसकी वजह से ये जो हमारे टेम्परेट प्लांट है ये डैमेज होने का डर रहता है। क्या होता है, डैमेज हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। किस डिग्री पर, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर, या 0 से 0 डिग्री टेम्परेचर डैमेज हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब देखो कोल्ड वेव या आइस जमेगी तो 0 डिग्री के कम टेम्परेचर पर, ये 0 डिग्री का टेम्परेचर कब होता है, ये 0 डिग्री टेम्परेचर कब होता है, याद रखो ये टेम्परेट रीजन में 0 डिग्री टेम्परेचर कब होता है। तो आपको पता है ठंडी कब पड़ती है, तो ठंडी हमारी पड़ना शुरू होती है नवंबर मंथ से, फिर दिसंबर, फिर जनवरी और फरवरी तक ठंडी रहती है। तो और इनमें भी सबसे ज़्यादा ठंडी कब पड़ती है, दिसंबर और जनवरी में। तो दिसंबर और जनवरी में ये जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाएगा तो ये जो प्लांट है इनमें डैमेज होने का खतरा बन जाता है कि ये प्लांट डैमेज हो सकते हैं। कोल्ड वेव चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होने पर बर्फ जम जाता है, तो ये फ्रूट जो है, फ्रूट प्लांट है, ये डैमेज हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस दिसंबर और जनवरी के महीने में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो क्या अब आपको याद करने की जरूरत है कि अब आपसे पूछा जाए कि एप्पल में जो है कब पत्तियां झड़ती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कब पत्तियां झड़ती है, तो या प्लूम में, पियर में, स्ट्रॉबेरी में कब पत्तियां झड़ती है, तो आपको अलग अलग फ्रूट का याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। और सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी, टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन के अंदर जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उनमें सब में पत्तियां झड़ना शुरू हो जाएगी। क्लियर है, पत्तियां झड़ना क्यों शुरू हो जाती है, मैंने बताया कि इसमें जो रूट फाइबर है ये रूट फाइबर बनना बंद हो जाते हैं, रूट फाइबर नहीं बनते हैं। जब रूट फाइबर नहीं बनेंगे तो ये जो पत्तियां हैं ये गिर जाती है, पत्तियां जो है नीचे गिर जाती है, प्लांट पूरा इस तरीके से हो जाता है। क्लियर है, कब होता है, दिसंबर जनवरी के महीने में। याद रखना पत्तियां कब झड़ती है, तो दिसंबर और जनवरी के महीने में पत्तियां यहाँ पे झड़ जाती है। क्यों झड़ जाती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, डैमेज होने का डर रहता है, इसलिए ये अपनी पत्तियां झड़ा के कहाँ चले जाते हैं, डोरमेंसी में। कहाँ चले जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं। और डोरमेंसी के लिए एक हार्मोन भी है। देखो जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा, तो एक नेचुरल हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। कौन सा है, ग्रोथ रिटार्डेड हार्मोन है, ग्रोथ रिटार्डेड हार्मोन है। इसका जो है कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डोरमेंसी आएगी। डोरमेंसी आने का मतलब यही है कि ये अपनी पत्तियां गिरा देंगे, मतलब यहाँ पर रूट्स जो है फाइबर है वो बनना बंद हो जाएंगे। जब फाइबर बनना बंद हो जाएंगे तो ये पानी नहीं ले पाएंगे, पानी नहीं ले पाएंगे तो ऊपर की पत्तियां झड़ जाएगी, मतलब ये रेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा, डोरमेंसी में चला जाएगा। तो यहाँ से अभी हम क्या निकल के आए हमारा,
कि यहाँ ये जो ट्रॉपिकल वाले सारे फ्रूट्स है ये एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्रॉपिकल वाले? मैंगो हो गया, पपाया हो गया, बनाना हो गया, सपोटा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारे। और जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं हमारे एप्पल, पियर, प्लम, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ये सारे जो होते हैं डेसिडियस होते हैं, ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। क्यों गिराते हैं? क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर 0 से कम चला जाता है। उस सिचुएशन में ये अपने आप को बचाने के लिए डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो दिसंबर और जनवरी के महीने में पत्तियां कब गिराते हैं? दिसंबर जनवरी के महीने में, समझना। अब ये क्यों बताया मैंने, उसका एक रीजन था नर्सरी के अंदर। देखो ये क्यों बताया, अभी समझना। क्यों बताया मैंने कि अब हमें क्या करनी है? ट्रांसप्लांटिंग। क्या करनी है? ट्रांसप्लांटिंग करनी है। तो ट्रांसप्लांटिंग पीरियड कितना होता है? ट्रांसप्लांटिंग टाइम की बात करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग टाइम की फ्रूट नर्सरी में। ट्रांसप्लांटिंग टाइम जो होता है वो 1 to 2 ईयर होता है, 1 से 2 साल। 1 से 2 साल में पौध तैयार होती है, ठीक है। फ्रूट नर्सरी में, फ्रूट क्रॉप में जो ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं 1 से 2 साल के बाद करते हैं, या 1 से 2 साल में करते हैं। जब फ्रूट प्लांट जो है वो 1 या 2 साल के हो जाते हैं तब उनको खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। अब यहाँ पे भी कंडीशन है, कब करते हैं, है ना भैया। हम कर तो रहे ट्रांसफार्मिंग पीरियड 1 से 2 साल में करते हैं, लेकिन टाइम क्या है? ये तो पीरियड हो गया 1 से 2 साल की अवस्था में हम करते हैं, लेकिन टाइम की जब बात आएगी किस टाइम पर हम करते हैं, टाइम की बात आएगी, है ना। कब करते हैं, किस टाइम पर हमें करना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग। 1 से 2 साल की पौध को हम करते हैं ट्रांसप्लांट, लेकिन कब करना चाहिए टाइम की। तो एवरग्रीन में टाइम अलग है, एवरग्रीन प्लांट का टाइम अलग है, और डेसिडुअस का टाइम अलग है। जो पतझड़ वाली है उनका टाइम अलग है, इनका टाइम अलग है। क्यों टाइम अलग है अभी बताता हूं। अभी हमने क्या बोला, एवरग्रीन वाला जो है उसमें पत्तियां बनी हुई रहती हैं, ठीक है, क्योंकि उसके रूट्स में क्या होते हैं, ये रूट्स फाइबर ऐसे निकले हुए रहते हैं, छोटे छोटे आपने देखे होंगे ना, रूट्स हेयर्स होते हैं, रूट्स रोम होते हैं, रूट्स फाइबर ऐसे निकले रहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या होता है, हमेशा एवरग्रीन होता है। अब क्या चाहिए इसको, देखो ये हमेशा ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये नीचे से वाटर को ले रहा है, या ऊपर से ट्रांसपीरेशन होता रहता है, ट्रांसपीरेशन होता रहता है, ठीक है। मतलब नीचे से पानी ले रहा है, ऊपर ट्रांसपायर हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि काम चल रहा है इसका। लेकिन अब इसको हमें ट्रांसप्लांट करना है, खेत के अंदर ले जाना है नर्सरी से। खेत के अंदर ले जा रहे हैं हम नर्सरी के अंदर, तो हमें इसको उखाड़ना पड़ेगा। उखाड़ेंगे तो क्या होगा, ये रूट डैमेज होगी, ये रूट हेयर वगैरह सब क्या होंगे, डैमेज होंगे। जब इसको आप इधर लाओगे तो इसकी रूट हेयर क्या है, यहाँ पे डैमेज हो चुकी है ना। अब इधर लाओगे तो क्या होगी, डैमेज हो चुकी है। अब ये रूट हेयर बनने में समय लगेगा, रूट हेयर बनने में समय लगेगा, और यहाँ पे ये पत्तियां जो है इनमें ट्रांसपीरेशन होता रहेगा। अब यहाँ पे रूट हेयर बनने में समय लगेगा, तो यहाँ पे पानी ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि रूट हेयर अभी प्रॉपर बने नहीं है। तो ये रूट हेयर बनाने में टाइम लगेगा, तो पानी का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, पानी ऊपर जाएगा नहीं, तो ये पत्तियां सूख जाएगी। पत्तियां सूख जाएगी तो प्लांट हमारा मुरझा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे करते क्या है, इसको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मतलब किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, इसको जरूरत पड़ेगी वाटर की। किसकी जरूरत पड़ती, वाटर या फिर मॉइस्चर की, है ना। भाई आपने यहाँ लगाया प्लांट, और अब यहाँ क्या चाहिए, पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। पानी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो ये जल्दी रूट हेयर बनाएगा, और जल्दी क्या होगी, पानी ऊपर तक पहुँचेगा, और पत्तियाँ हमारी अच्छी खासी हरी भरी रहेगी। तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, इसको पानी चाहिए, तो इसको किस टाइम पर हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए, जब पानी अवेलेबल हो। तो पानी कब शुरू होता है, बारिश कब शुरू होती है, जून जुलाई में। तो इसकी ट्रांसप्लांटिंग कब करना है बच्चों, जून जुलाई में हमें इसकी ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। एवरग्रीन प्लांट की ट्रांसप्लांटिंग, एवरग्रीन प्लांट की जो है ट्रांसप्लांटिंग कब करनी चाहिए, जून जुलाई में। क्यों जून जुलाई में, क्योंकि उस समय बारिश हो चुकी होती है, ठीक है, बारिश शुरू हो चुकी होती है, अच्छा खासा पानी मिल जाएगा, ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, मॉइस्चर उसको मिल जाएगा प्लांट को। दूसरी चीज ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अच्छे खासे रूट हेयर्स होते हैं, ये है ना, रूट हेयर होते हैं। जब इस प्लांट को हम उखाड़ते हैं, इस प्लांट को हम उखाड़ते हैं, तो इसकी जड़ें जो है टूट जाती है ना, जड़ें टूट जाती है, रूट हेयर टूट जाते हैं। इसके लिए हमें इस प्लांट को कैसे उखाड़ना चाहिए, इसके लिए हमें इस प्लांट को यहाँ मिट्टी के साथ उखाड़ना चाहिए। इतनी हम मिट्टी साथ में ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, मिट्टी का जो बॉल होता है, अर्थ बॉल होता है, मिट्टी का जो गोला होता है, उसको साथ लेके हम उखाड़ते हैं। साथ लेके इसलिए उखाड़ते हैं ताकि ये जो रूट हेयर्स हैं, जो रूट्स हैं, वो डैमेज ना हो। तो याद रखना, यहाँ पर एवरग्रीन प्लांट में जून जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो विथ बॉल करते हैं। विथ बॉल मतलब विथ अर्थ बॉल बोल सकते हैं हम इसको, विथ अर्थ बॉल,
ठीक है। विथ अर्थ बॉल का मतलब समझ गए ना, कि यहाँ पर विथ अर्थ बॉल का मतलब यही है कि इसको हम मिट्टी के साथ उखाड़ते हैं, साथ में मिट्टी भी लाते हैं, इसको उखाड़ते तो साथ में मिट्टी का नीचे गोला बना के उखाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रूट हेयर निकले हुए रहते हैं और एवरग्रीन प्लांट है, अगर रूट हेयर डैमेज हो गए तो प्लांट हमारा मुरझा जाएगा, इसलिए हम मिट्टी के साथ उखाड़ते हैं इसको। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ डेसीडियस में। अब डेसीडियस में क्या होता है प्लांट, ये इस तरीके से होता है, पतझड़ हो जाती है कब? दिसंबर जनवरी माह के अंदर ये अपनी पत्तियां गिरा देता है। ठीक है, अब ये पत्ती अपना गिरी हुई है, पत्ती अपनी अच्छी खासी गिराया हुआ है, नीचे रूट हेयर भी बने हुए नहीं है। इस समय अगर हम प्लांट को उखाड़ेंगे तो चाहे रूट टूटे ना टूटे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि ये डोरमेंसी में, ऊपर पत्तियां भी नहीं है इसके पास, पत्तियां भी नहीं है, और नीचे रूट हेयर भी नहीं है इसके पास, पत्तियां भी नहीं है, रूट हेयर भी नहीं है। अगर इसको आप उखाड़ोगे तो अगर रूट डैमेज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको विदाउट अर्थ बाल यूज करते हैं। ठीक है, विदाउट अर्थ बाल हम लगा सकते हैं, विदाउट अर्थ बॉल। किसको? डेसीडियस प्लांट को। क्यों? क्योंकि इसमें हमें मिट्टी साथ में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रूट हेयर है ही नहीं और ऊपर पत्तियां ही नहीं है। तो ट्रांसप्लांटिंग का टाइम कब रहेगा? दिसंबर जनवरी में। तो हम क्या करते हैं, ये डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है फरवरी मार्च। इसके बाद फरवरी मार्च में क्या होता है, फरवरी मार्च में थोड़ा थोड़ा गर्मी होना शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी शुरू हो जाएगी फरवरी से। तो फरवरी से मार्च जो है इसका बेस्ट टाइम होता है क्या? ट्रांसप्लांटिंग का, ट्रांसप्लांटिंग का। क्योंकि दिसंबर जनवरी में तो डोरमेंसी में चल जाएगा, पत्ती इसकी झड़ जाएगी, रूट इसकी सारी क्या हो जाएगी, ग्रोथ की ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो इस समय मतलब फरवरी के आसपास भी क्या रहेगा, ये डोरमेंसी की अवस्था में ही रहेगा, क्योंकि फरवरी में भी ठंड रहती है थोड़ी बहुत। तो फरवरी में हम इसको उखाड़ के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, फरवरी और मार्च में। तो इसके साथ हमें जो अर्थ बॉल है, मिट्टी का गोला लाने की साथ में जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब जितने भी डेसीडियस प्लांट है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि मैंगो में ट्रांसप्लांटिंग कब करनी चाहिए, तो याद करने की जरूरत है। या पपीता में कब करनी चाहिए, पपीता की तभी कहानी अलग है, पपीता छोड़ो अभी, पपीता की कहानी अलग निकलेगी। मैंगो में कब करनी चाहिए आपको, गुआवा में कब करनी चाहिए आपको पाइनएप्पल में कब करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे एवरग्रीन है। एवरग्रीन वाले कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल होते हैं। और ट्रॉपिकल के जितने भी फ्रूट आते हैं ट्रॉपिकल में, उनमें सब में क्या होगा, जून जुलाई में करेंगे, चाहे मैंगो का पूछे या किसी का भी पूछे। यहाँ पे अगर ये जो होता है ये टेम्परेट होते हैं, टेम्परेट फ्रूट होते हैं। अब टेम्परेट में चाहे एप्पल का पूछे या पियर का पूछे या प्लूम का पूछे, किसी का भी पूछे, फरवरी मार्च में ही होगी ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको अब सबका अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक अपवाद है, वो क्या है? पपाया। थोड़ा सा और बता देता हूँ यहाँ पे प्रोपोगेशन के बारे में, प्रोपोगेशन के बारे में। जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना, ट्रांसप्लांटिंग यहाँ जून जुलाई में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पानी की जरूरत है, पानी मिल जाएगा और मॉइस्चर वगैरह मिल जाएगा। तो वही समय जो होता है बेस्ट होता है प्रोपोगेशन के लिए भी। ठीक है, तो प्रोपोगेशन भी कब करेंगे? जून जुलाई में, एवरग्रीन के अंदर। एवरग्रीन के अंदर प्रोपोगेशन कब करेंगे? जून जुलाई के अंदर। और यहाँ पे प्रोपोगेशन कब करेंगे? तो फरवरी मार्च में। क्यों? क्योंकि यही टाइम बेस्ट होता है, जिस समय जो होती है। यहाँ पे देखो फरवरी मार्च में क्यों प्रोपोगेशन करेंगे, तो फरवरी मार्च में धूप आना शुरू हो जाएगी, ठंडी कम हो जाएगी, ये ग्रो करना शुरू कर जाएगा प्लांट में, इसमें रूट बनना शुरू हो जाएगी, रूट फाइबर आना शुरू हो जाएगी, पत्तियां आना शुरू हो जाएगी। इस समय प्रोपोगेशन जो है बहुत अच्छा होता है। तो फरवरी मार्च में प्रोपोगेशन किसमें? डेसीडियस में। और ट्रॉपिकल वाले जितने भी उसमें प्रोपोगेशन कब करेंगे? जून जुलाई के अंदर। क्लियर है? अब बात करते हैं पपाया। ये एक्सेप्शन है थोड़ा सा पपाया की, पपाया को अलग से याद करवा रहा हूँ। पपाया जो है, हमने क्या बोला, पपाया की नर्सरी, इसमें फ्रूट की नर्सरी 1 से 2 साल में प्लांट तैयार हो जाते हैं। लेकिन पपाया में तो 1 से 2 साल में तो फल आ जाएंगे, पक जाएंगे फल 1 से 2 साल में, तब तो इसको ट्रांसप्लांट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो पपाया की जो नर्सरी है वो 2 से 3 महीने में, 2 महीने में तैयार हो जाती है। ठीक है, 2 मंथ ओल्ड सीडलिंग हम लेते हैं, 2 महीने पुरानी सीडलिंग हम लेते हैं, 2 महीने में तैयार हो जाती है। अब इसकी सीडलिंग हम तैयार कब करते हैं? सीडलिंग तैयार करते हैं, मतलब इसकी पौध कब तैयार करते हैं? इसकी पौध तैयार करते हैं फरवरी और मार्च में। ठीक है, फरवरी मार्च में तो पौध तैयार करते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं? तो इसमें जो है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। अब सोचो 2 महीने में तैयार हो जाती है, अगर मान लो फरवरी मार्च में आपने तैयार की तो 2 महीने लगा लो, मई के महीने में इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ठीक है, पपीता के अंदर। तो पपाया का अलग से याद रख लेना, पूछा जा सकता है। तो पपाया की जो सीडलिंग है वो फरवरी मार्च में तैयार करते हैं, और पपाया की सीडलिंग जो है वो 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। तो 2 महीने और बढ़ा दो, अप्रैल मई, तो मतलब मई के महीने में इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। इतना कहानी समझ में आया आपको नर्सरी के बारे में कि फ्रूट की नर्सरी हम 1 से 2 साल में तैयार हो जाती है। ट्रॉपिकल में कब करते हैं? जून जुलाई में।
और डेसिडियस में कब करते हैं? तो फरवरी मार्च में। ये पत्तियां कब गिराता है? दिसंबर जनवरी में। तो ये सदाबहार रहता है, इसमें पत्तियां गिराने की झंझट नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब थोड़ी सी और बात यहाँ पे करते हैं कि देखो नर्सरी के अंदर जो प्लांट होते हैं, है ना, ये नर्सरी जो होती है हमारी, यहाँ पर प्लांट जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, प्लांट को बिल्कुल कंट्रोल मैनर में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट को बिल्कुल केयर के साथ रखा जाता है, ठीक है, हर चीज़ से बचाया जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे? इस फील्ड के अंदर लाएंगे। जब इसको हम फील्ड के अंदर लाते हैं तो फील्ड के अंदर क्या चीज़ होगी? इसको विंड का भी सामना करना पड़ेगा, इसको सनलाइट का भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसका इसको सामना करना पड़ेगा। मान लो तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो हमारे प्लांट जो है वो तो बिल्कुल बच्चे हैं अभी, वहाँ बिल्कुल उनको अपने कहाँ रखा हुआ है? बिल्कुल एकदम बंद कमरे में, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट कंडीशन में रखा हुआ है, टेम्परेचर वगैरह बिल्कुल सब मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे उनको बाहर लाएंगे तो वो तो डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, है ना, बाहर का वातावरण झेल नहीं पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को बिल्कुल केयर से हम रखते हैं घर के अंदर, बिल्कुल शांत, उनको बाहर जाने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कहीं गाड़ी के नीचे आ गया, कहीं गिर गया, कहीं कुछ हो गया, तो बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर मान लो उस बच्चे को हम अचानक बाहर ले जाते हैं, उसको बाहर ले जाते हैं, है ना, तो बाहर ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल सेफ्टी रखते हैं, उसको जूते मोजे वगैरह बिल्कुल सेफ्टी पहना के, और उनको नीचे नहीं उतारते, हम गोदी में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट है, कहीं दिक्कत ना हो जाए। वैसी तरीके से यहाँ पे भी जो ये प्लांट हमारे नर्सरी के अंदर है, इनको अगर एकदम से बाहर के वातावरण में लाएंगे तो ये डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन पहले, याद रखना, ट्रांसप्लांटिंग के बिफोर 15 डेज, 15 दिन पहले क्या कर देते हैं? इरिगेशन बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इरिगेशन स्टॉप कर देते हैं। याद रखना, ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन पहले इरिगेशन बंद कर देते हैं नर्सरी के अंदर। नर्सरी के ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन पहले इरिगेशन बंद कर देते हैं, ठीक है, 15 दिन पहले। और जब ट्रांसप्लांटिंग करना होती है, बिफोर 1 डे, ट्रांसप्लांटिंग के पहले, बिफोर 1 डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग के एक दिन पहले, ट्रांसप्लांटिंग के एक दिन, बिफोर 1 डे, ट्रांसप्लांटिंग के एक दिन पहले क्या दे देते हैं? हल्की इरिगेशन कर देते हैं, ताकि आप उस प्लांट को उखाड़ो तो उसकी जड़ें ना टूटे, ठीक है। तो इरिगेशन बंद कर देते हैं, क्लियर है, इरिगेशन बंद कर देते हैं तो क्या होगा? वो थोड़ा सा महसूस करेगा, क्या, हार्डपन महसूस करेगा उस नर्सरी के अंदर ही, तो उसमें थोड़ी सी लड़ने की क्षमता आएगी। मतलब उसको क्या करवाते हैं? उसको एडोप्ट करवाते हैं आउटर इन्वायरमेंट में एडोप्ट करवाते हैं कि बाहर के वातावरण को वो सह सके। तो बाहर के वातावरण को सह सके उसके लिए 15 दिन पहले उसकी इरिगेशन बंद कर देते हैं, पानी देना उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और जिस दिन उसको ट्रांसप्लांट करना होता है, यहाँ पे बाहर लगाना होता है, उसके एक दिन पहले हल्की सी क्या करते हैं? इरिगेशन कर देते हैं, तब उसको उखाड़ो तो जड़ें ना उखड़े, ताकि वो बाहर के वातावरण में सेट हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है हार्डनिंग ऑफ। इसको क्या बोला जाता है? हार्डनिंग ऑफ कहा जाता है। हार्डनिंग ऑफ मतलब इन नर्सरी के जो प्लांट है इनको हार्ड बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, ताकि वो बाहर अच्छे से रह सके, ठीक है। जैसे हम जाते हैं आर्मी के अंदर भर्ती होते हैं तो हमारी अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों ट्रेनिंग दी जाती है? कि भाई जब आप लड़ने जाओ जंग पे तो मजबूती से लड़ सको, क्लियर है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर इनको पहले 15 दिन पहले इनकी इरिगेशन, दाना पानी इनका बंद कर देते हैं, इनकी ट्रेनिंग चालू कर देते हैं कि जैसे तुम बाहर जाओगे ना तो वहाँ तुम्हें अच्छे से लड़ना है फील्ड के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हार्डनिंग ऑफ। इनको मजबूत बनाया जाता है, हार्ड बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस किस में करते हैं? फ्रूट नर्सरी में, ठीक है, फ्रूट नर्सरी में ही करते हैं, वेजिटेबल में करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फ्रूट नर्सरी में करते हैं। दूसरी चीज, आपको मान लो 1 हेक्टेयर में आपको कितने चाहिए थे? 100 पौधे, 100 पौधे चाहिए, तो आपको हमेशा 15% एक्स्ट्रा पौधे लाना है। कितना? 15% एक्स्ट्रा पौधे लाना है। किसके लिए? नर्सरी के लिए। कितना? 15 पौधे एक्स्ट्रा आपको लेके आना है। 15 पौधे एक्स्ट्रा क्यों लाते हैं? क्योंकि मान लो आपने यहाँ पे 100 पौधे ही लगाए, लाना कितने थे आपको? 115, 15% एक्स्ट्रा के हिसाब से आपकी फील्ड में 100 ही चाहिए, आप 100 ही लेके आए, आपने 100 यहाँ पे लगाए, उसमें से मान लो 15 प्लांट आपके खराब हो गए, डैमेज हो गए,
तो आप क्या करोगे, जो खाली पड़ी जगह पर या तो उसको खाली छोड़ दोगे, घाटा झेलोगे, या फिर क्या करोगे, आप वापस नर्सरी वाले के पास जाओगे, बोलोगे यार मेरे 15 प्लांट खराब हो गए, मुझे 15 प्लांट दूसरा दे दो। तो हो सकता है उस नर्सरी वाले के पास वही उसी वैरायटी के 15 प्लांट अब नहीं बचे हैं। वो बोलेगा साहब सीजन अच्छी खासी थी, लोग सारे प्लांट ले जा चुके हैं, अब मेरे पास प्लांट नहीं है, आप दूसरी वैरायटी के प्लांट ले जाओ। या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दूसरी वैरायटी के प्लांट लगाने पड़ेंगे, या फिर क्या करना पड़ेगा, आपको खाली जगह छोड़नी पड़ेगी। तो इससे बेटर है, इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा आप 15% एक्स्ट्रा प्लांट लेके आओ। आपको 100 की जरूरत है, 115 प्लांट आप लेके आइए। अगर आपके कुछ प्लांट खराब भी हो जाते हैं तो आप वहाँ पर ये एक्स्ट्रा प्लांट है उनका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ बच भी जाते हैं तो अपने घर पर लगा लीजिए, किसी दोस्त को दे दीजिए, है ना। तो 15% एक्स्ट्रा प्लांट भी हमें लगाना है। दूसरी चीज़, इसको मिटाई देता हूँ। हार्डनिंग ऑफ का मतलब समझ गए ना। हार्डनिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, नर्सरी में जो प्लांट है उसको मजबूती देना ताकि वो बाहर के वातावरण में सह सके। 15 दिन पहले इरिगेशन बंद कर देते हैं, 1 दिन पहले हल्की सी इरिगेशन देते हैं ताकि उखाड़ते हुए बंद न बने। 15% एक्स्ट्रा हमें प्लांट लाना है ताकि अगर कुछ प्लांट डैमेज हो जाए तो हम उसको ओवरकम कर सके। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, हमें प्लांटिंग कब करनी चाहिए। प्लांटिंग हमें करनी चाहिए इवनिंग के समय, ठीक है। प्लांटिंग हमेशा शाम को करनी चाहिए, इवनिंग के समय करनी चाहिए। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, क्लियर है। प्लांटिंग हमेशा इवनिंग के समय करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके, फ्रूट नर्सरी के। फ्रूट नर्सरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे सेकंड किसकी, वेजिटेबल नर्सरी। वेजिटेबल नर्सरी की, सब्जियों की नर्सरी की हम वहाँ पे बात करेंगे। अब सब्जियों की नर्सरी में जो है हमने पहले पढ़ा है, सब्जियों की जो हमारी नर्सरी होती है, सब्जियों की जो हमारी नर्सरी होती है वो क्या होती है, इसमें 2 तरह के प्लांट होते हैं, एक तो एनुअल और बाइनियल। एनुअल और बाइनियल 2 तरह के प्लांट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं, एनुअल बाइनियल का मतलब होता है कि ये एक सीजन 4 महीने में सब्जी तैयार हो जाती है, 2 महीने में भी हो जाती है, 1 महीने में भी हो जाती है, 6 महीने में भी हो जाती है। मतलब यहाँ पर अब हमें नर्सरी के लिए ज़्यादा समय, नर्सरी तैयार करने में कम समय लगेगा। मतलब नर्सरी जो है कम समय में तैयार हो जाएगी, क्योंकि फ्रूट तो जो पेरिनियल था 2 साल 3 साल 4 साल में फ्रूट देता है। यहाँ सब्जियाँ तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में क्या हो जाती है, सब फ्रूटिंग देना शुरू कर देती है ना, इसमें सब्जियाँ लगने शुरू हो जाती है। तो ये इनकी ग्रोथ जल्दी होती है। सब्जियों की ग्रोथ क्या होती है, सब्जियों वाले जो प्लांट होते हैं इनकी ग्रोथ जल्दी होती है। अब ग्रोथ जल्दी होती है तो इसमें नर्सरी भी कम समय में तैयार हो जाती है, ठीक है। तो मान लो 2 चीज़ पढ़ेंगे, कम समय में नर्सरी तैयार हो जाती है तो कितना समय लगता है नर्सरी तैयार होने में। तो कुछ बेसिक यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ, जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ठीक है, चिलीज हो गई, मिर्ची, कॉल क्रॉप्स हो गई, ठीक है, चिलीज हो गई और कॉल क्रॉप्स हो गई, ओनियन हो गया, ठीक है। ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इनमें जो है मतलब कब ये तैयार हो जाती है, तो याद रखना ये जो देखना यहाँ से ये चिली तक, इनको कितना समय लगता है, 3 से 4 वीक में तैयार हो जाती है नर्सरी। कितनी, 3 से 4 सप्ताह में इनकी नर्सरी तैयार हो जाती है। किनकी, टोमेटो की, ब्रिंजल की और चिली की। क्यों, क्योंकि ये जो है एनुअल है ना, एनुअल है तो 3 से 4 सप्ताह में शुरू हो जाती है। इन दोनों की बात करें तो इनमें जो है लगभग 5 से 7 वीक में इनकी भी क्या हो जाती है, पौध तैयार हो जाती है। मतलब नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए ये रेडी हो जाते हैं, कोल क्रॉप या ओनियन में, ठीक है। कोल क्रॉप और ओनियन में 5 से 7 वीक में ये तैयार हो जाती है। कोल क्रॉप को कोल क्रॉप क्यों बोला जाता है, कोल क्रॉप में क्या आती है, अपनी क्रूसीफेरी फैमिली की सारी, कौन सी, अपनी कैबेज है, कॉलीफ्लावर है ना, रेडिस है, ये सारी किस्में आती है कोल क्रॉप में। इसको कोल क्यों बोला जाता है, ये जो होता है ना ठंडे के प्रति रेजिस्टेंस होती है, इसमें पाला नहीं पड़ता है ना, जो हम पढ़ते हैं ना कोहरा पड़ गया, पाला पड़ गया, फ्रोस्ट पड़ गया, वो ये आराम से इसको झेल लेती है, टॉलरेंट कर जाती है किसको, कोल्ड सीजन को, या जो हमारा पाला पड़ता है ना उसको, इसलिए इसको कोल क्रॉप के अंदर रखा गया है। तो तैयार कितने टाइम में नर्सरी तैयार हो जाती है, 3 से 4 वीक में, और 5 से 7 वीक में तैयार हो जाती है। किसमें, टोमेटो, ब्रिंजल और चिली में 3 से 7 सप्ताह में, कोल क्रॉप या जो ओनियन है उसमें 5 से 7 सप्ताह में हमारी जो है पौध तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अब ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन 1 हेक्टेयर के लिए कितनी जगह जरूरत लगेगी, 1 हेक्टेयर की अगर आप बात करो तो 1 हेक्टेयर में कितना एरिया लगेगा नर्सरी का, 1 हेक्टेयर के लिए कितना एरिया लगेगा। तो यहाँ पे बेसिक आप समझ लीजिए
कितना एरिया लगेगा 1 हेक्टेयर के लिए? तो टोमेटो, ब्रिंजल और कोल क्रॉप के लिए लगता है 250 मीटर स्क्वायर और ओनियन के लिए लगता है 500 मीटर स्क्वायर। बस इतना याद रखो। 250 मीटर स्क्वायर लगता है किसके लिए? ऊपर की 4 और लास्ट में ओनियन है उसके लिए 500 मीटर स्क्वायर एरिया लगता है। ठीक है, अब सब्जियों में देखो हार्डनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये याद रखना, हार्डनिंग ऑफ नहीं किया जाता, हार्डनिंग ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती सब्जियों के अंदर। इतनी चीज समझ गए? बस सब्जियों में यही, सब्जियों की वेजिटेबल की नर्सरी में क्या करना है हमको, ये एनुअल बाइनियल होते हैं। इसमें हमें क्या होता है, ये नर्सरी जो है कम समय में तैयार हो जाती है, इसकी जो पौधे कम समय में तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एनुअल और बाइनियल है, एक वर्षीय द्विवर्षीय पौधे हैं, तो 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो जाती है। और कोल और ओनियन की 5 से 7 सप्ताह में। कितना एरिया चाहिए वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पे, फ्लावर नर्सरी। फ्लावर नर्सरी या फूलों की नर्सरी। फ्लावर नर्सरी आपको हमने पता है, फ्लावर नर्सरी क्या होती है, इसमें एनुअल भी होता है प्लांट, एनुअल प्लांट भी होते हैं, बाइनियल प्लांट भी होते हैं और पेरिनियल भी होते हैं, पेरिनियल प्लांट भी होते हैं। ठीक है, तीनों प्लांट्स होते हैं भाई, एनुअल भी होते हैं, बाइनियल भी होते हैं, पेरिनियल, तीनों प्रकार के प्लांट होते हैं फ्लावर में। जो एनुअल प्लांट्स होते हैं इनकी जो नर्सरी है वो 3 से 4 वीक में तैयार हो जाती है, याद रखना, 3 से 4 वीक में तैयार हो जाती है। बाइनियल की जो नर्सरी है वो 6 से 8 वीक में तैयार हो जाती है, बाइनियल की जो नर्सरी 6 से 8 वीक में तैयार हो जाती है। और पेरिनियल की जो नर्सरी वो 3 से 6 मंथ में तैयार होती है। ठीक है, सीधी सी बात है, पेरिनियल है तो ज़्यादा समय इनको नर्सरी में रखना पड़ेगा, बेसिक चीज़। ये तो हो गई। ये जो बता रहा हूँ मैं ना, ये ऑर्नामेंटल के लिए है। किसके लिए? ऑर्नामेंटल के लिए, जब हम सजावटी पौधे की बात करते हैं, ऑर्नामेंटल के लिए। लेकिन जब हम क्या बात करते हैं, कॉमर्शियल पर्पज पर, कॉमर्शियल फ्लावरिंग की बात करते हैं या कॉमर्शियल फ्लावर की बात करते हैं, जिनको हमें मार्केट में बेचना रहता है, पैसे कमाना रहता है, उसके लिए अगर नर्सरी तैयार करनी है तो उसकी जो नर्सरी है 3 से 4 वीक में रेडी हो जाती है। किसकी? इसकी। और इसके लिए जो है नर्सरी एरिया 250 मीटर स्क्वायर ही रखा जाता है, जैसा हम वेजिटल में रखते हैं। क्लियर है? तो फ्लावरिंग नर्सरी में इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आती है हमारी हाईटेक नर्सरी। फोर्थ वन क्या है? हाईटेक नर्सरी। हाईटेक नर्सरी क्या होता है? अब सीधी सी बात, हाईटेक मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी, हाईटेक मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी। अब देखो एडवांस टेक्नोलॉजी क्या, हाईटेक मतलब पॉली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस, मिस्ट चैम्बर, मिस्ट चैम्बर, अगर इनमें हम प्लांट तैयार करते हैं, ठीक है, पॉली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस और मिस्ट चैम्बर में जब हम क्या करते हैं, प्लांट प्रिपेयर करते हैं, प्लांट को तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाईटेक नर्सरी। समझ में आया? जब हम क्या करते हैं, पॉली हाउस और नेट हाउस और ग्रीन हाउस और मिस्ट चैम्बर के अंदर जब हम प्लांट तैयार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाईटेक नर्सरी। क्यों? क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। पॉली हाउस के अंदर, नेट हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर, मिस्ट चैम्बर के अंदर हम तैयार करते हैं, तो प्लांट जब तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाईटेक नर्सरी। और इसका फायदा क्या है, इनका फायदा क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पॉली हाउस, नेट हाउस के अंदर क्या होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये जो होता है मेंटेन होता है। ठीक है, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इसके अंदर मेंटेन रहती है, कंट्रोल रहती है। जैसी जिस क्रॉप के हिसाब से आपको जैसा टेम्परेचर चाहिए, जैसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, वैसा इन पॉली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर हम सेट कर सकते हैं। इसलिए इसको एडवांस टेक्नोलॉजी बोलते हैं और इसको ग्रीन हाउस या हाईटेक नर्सरी कहते हैं। ठीक है, इसमें कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो होता क्या है, मान लो ये हमारा ग्रीन हाउस है या पॉली हाउस है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या लगा रखे हैं, प्लांट लगा रखे हैं, ये आपने इसके अंदर प्लांट लगा रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 50 से 70% चाहिए, और जो नर्सरी है उसके लिए 70 से 90% ह्यूमिडिटी चाहिए। कितनी? RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन नर्सरी के अंदर कैसे करेंगे? तो यहाँ नर्सरी के अंदर हमें एक तो टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
टेम्परेचर क्या होगा इसके अंदर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? सनलाइट जो है यहाँ पर आती है अंदर, ये सनलाइट अंदर आई, अब यहाँ से वापस क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मान लो ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये जाएगी ऊपर, तो यहाँ पे तो ये पॉली हाउस बना हुआ है कांच का या जो भी, तो यहाँ से वापस टकरा के नीचे आएगी, ये यहीं घूमती रहेगी। जब यहाँ पे ये रेडिएशन यहीं पे घूमती रहेगी तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये जो प्लांट है हमारे, ये जो प्लांट है हमारे, यहाँ से क्या होता है? प्लांट से क्या होता है? प्लांट से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन होता है मतलब वाटर का लॉस होता है। तो यहाँ जब ट्रांसपीरेशन होगा, ठीक है, ट्रांसपीरेशन होगा मतलब यहाँ से पानी निकलेगा, इनसे पौधों से ये पानी निकलेगा, तो ये क्या बाहर नहीं जा पाएगा, इसी चेंबर के अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है? ये हीट है, एनर्जी है, मतलब लाइट है, रेडिएशन है। तो ऊपर तो यहाँ पे ये लाइट है, गर्मी है, नीचे ये पानी की बूंदें जब यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होकर ऊपर आएगी तो ये किस फॉर्म में रहेगी? वेपर फॉर्म में। जब वेपर फॉर्म में रहेगी तो यहाँ अंदर क्या होगा? अंदर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया ना बात की कैसे काम करता है? कि इनके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन वगैरह है ना, उससे ये टकरा के अंदर ही रह जाती है। अंदर ही रह जाती है तो भाई अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया। अब पौधे क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन करते हैं, मतलब पानी का लॉस होता है। पानी का लॉस, पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा तो उसी चेंबर के अंदर रहेगा, और अंदर क्या है? टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो वो भाप बन जाएगा। भाप बन जाएगा तो अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो हमें चाहिए भी ज़्यादा। कितनी चाहिए? 70 से 90% चाहिए नर्सरी के अंदर। इसकी वजह से जो होता है ना, अब इसकी वजह से फ़ायदा क्यों है? क्या क्यों करते हैं हाईटेक नर्सरी? जो हमारी हाई वैल्यू क्रॉप होती है, हाई वैल्यू क्रॉप जिनकी कीमतें ज़्यादा होती है, पहली चीज़। दूसरा, हमें क्या करना है? ऑफ सीजन, मान लो हमें ऑफ सीजन क्रॉप्स तैयार करनी है, जैसे वेजिटेबल। ऑफ सीजन में हमें ज़्यादा भाव मिलते हैं, ज़्यादा रेट मिलते हैं, है ना। गर्मी के दिनों में सब्जियां देखने को नहीं मिलती, लेकिन पॉली हाउस में तैयार की हुई सब्जियों की कीमत 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये किलो मिलती है। ठीक है। और अगर हमें क्या करना है, मान लो अर्ली और लेट वेराइटी प्लांट बनाना है, तो भी हम इसके अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट करके अर्ली और लेट वेराइटी प्लांट भी लगा सकते हैं। अगर अर्ली लगा दिए, जल्दी आ जाएगा तो जल्दी मार्केट में बेचेंगे, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अगर अभी फिर लेट में लगाएंगे, लेट वैरायटी लगाएंगे तो बाद में होगा, बाद में जब सारी सब्जियां खत्म हो जाएगी तब लगाएंगे तो हमें तब मार्केट में पैसा मिल जाएगा। ऑफ सीजन हम कर सकते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप को हम इसके अंदर लगाते हैं ताकि डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए हाईटेक नर्सरी यूज़ की जाती है। क्लियर है बच्चों? तो ये नर्सरी के अंदर हमने जो इसके टाइप है, चारों टाइप हमने डिस्कस किए हैं। और इसमें एक चीज़ और समझ लेना, जो नर्सरी की मेन डिजीज है हमारी वो कौन सी है? हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, वो होता है डंपिंग ऑफ। ये मेन डिजीज है और ये किसकी वजह से होती है? वाटर लॉगिंग, पानी भर जाने की वजह से होती है। क्लियर है? इसीलिए हम रेज बेड नर्सरी बनाते हैं। ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो रेज बेड नर्सरी, मैं इसको थोड़ा सा अलग से ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, रेड बेड मतलब जो हमारी डिजीज कौन सी है? डंपिंग ऑफ। क्या है? डंपिंग ऑफ। किसकी वजह से होती है? तो पानी भर जाने की वजह से, वाटर लॉगिंग की कंडीशन में क्या होती है? डंपिंग ऑफ होती है। इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है कि हम क्या कर सकते हैं? एक तो स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, है ना। स्टरलाइजेशन दो तरीके से होता है, एक तो होगा नेचुरल, ठीक है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल हम कैसे करते हैं? सोलराइजेशन। ये तो स्टरलाइजेशन है, हम नर्सरी बेड को स्टरलाइजेशन में, यहाँ पे दूसरा टॉपिक थोड़ा सा घुस गया हूँ। ये नर्सरी बेड को स्टरलाइज कैसे करते हैं, ये टॉपिक छूट गया था पहले। ये तो हमारी डिजीज है डंपिंग ऑफ, ये वाटर लॉगिंग की वजह से होती है। ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो हम रेज बेड बना सकते हैं। रेज बेड नर्सरी का यूज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर नर्सरी बेड को स्टरलाइज कैसे करेंगे? ठीक है, स्टरलाइज करना है मतलब वहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट अगर कुछ है तो उसको खत्म कैसे करेंगे? तो नेचुरल तरीका है, सोलराइजेशन कर दो। सोलराइजेशन कैसे होगा? तो आप इसमें क्या करोगे? प्लाइंग कर दो, डीप प्लोइंग कर दो। अगर आपने टीलेज कर दिया, डीप प्लोइंग कर दी, है ना, डीप प्लोइंग कर दी तो क्या होगा? सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, जैसे सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो उसमें जो इंसेक्ट पेस्ट नष्ट हो जाएंगे। दूसरा आर्टिफिशियल, मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड 25 kg पर हेक्टेयर की रेट से हम नर्सरी के अंदर छिड़क सकते हैं। ठीक है, प्लोइंग करने के बाद, आफ्टर प्लोइंग करने के बाद, जिससे क्या होगा? वहाँ के जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज है वो खत्म हो जाएंगे, वीड वगैरह। तो हमारे जो है नर्सरी बेड वो स्टरलाइज हो जाएगा। और डिजीज कौन सी लगती है? डंपिंग ऑफ लगती है, वाटर लॉगिंग कंडीशंस की वजह से, पानी भर जाने की वजह से उसमें आर्द्र कलर हो जाता है, नीचे जो है वो तना वगैरह नीचे से, मतलब जमीन के नीचे जो तना जो है वो सूख जाता है, चढ़ जाता है। ठीक है, और इसको हम रेज बेड में इसीलिए लगाते हैं ताकि पानी ना भरे, ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारा नर्सरी वाला पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो तो बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बात की बात है, मैं कभी नहीं बोलता, करो तो करो, आपकी मर्जी, नहीं करो तो आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।